तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होगे। और हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें मैंने अल्फा डिके पढ़ा दिया था। तो अल्फा डिके के आगे बीटा डिके ही आता है, तो बीटा डिके से स्टार्ट करते हैं। दिस इज बीटा डिके। कुछ थ्योरी और कुछ इक्वेशंस याद करनी है तुम लोगों को। बीटा डिके क्या है? देखो, जैसे कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। जैसे अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल का एमिशन करते थे। अल्फा पार्टिकल 2He4 होता था। हम जानते थे कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, लेकिन वो निकलता था। कुछ इंटरनल प्रोसेस ऐसी होती थी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके एक अल्फा पार्टिकल बनाते थे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा कुछ उसके अंदर हो नहीं सकता, इसलिए वो आता था बाहर। ठीक, तो अब बात आती है बीटा डिके। तो बीटा डिके मतलब बीटा पार्टिकल बाहर आता है। तो बीटा पार्टिकल है क्या? बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की तरह है। इसका चार्ज, इसका मास, इसका स्पिन, इसका एंगुलर मोमेंटम, एवरीथिंग। लेकिन बीटा पार्टिकल इसका नाम क्यों है? ये न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होती हैं उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर से जब बाहर आता है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक जगह फिक्स कर दी कि भाई वो न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। कि एट द टाइम ऑफ बीटा डिके होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है, और एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक बनता है प्रोटॉन और एक बनता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो घर है वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन आता है बाहर। तो जो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसकी अपनी इक्वेशन है। इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन, दिस इज जेड एक्स ए इज इक्वल्स टू -1 बीटा 0 निकला, प्लस क्यू -1 बीटा 0 z प्लस 1 y a। ठीक है, तो x था, बीटा पार्टिकल निकल गया। चार्ज नंबर बैलेंस करो, चार्ज नंबर 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास लगभग निग्लिजिबल होता है, इसलिए मास नंबर में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो वहाँ पे चार्ज नंबर 1 से बढ़ जाएगा और कोई नया एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी, पहले तो इनकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी आती है, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स, इसमें से कम करो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मास ज़्यादा होता है, इन दोनों का कम होता है। इसका मास जितना ज़्यादा इन दोनों से, उतना मास जो कम हुआ उसके करस्पॉन्डिंग ही तो ये एनर्जी जनरेट होती है। एंड दिस इज सी स्क्वायर। सबको पता है मास को अगर एएमयू में रखेंगे तो 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमईवी में एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये जो है दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ masses of nucleus, masses। तो बेसिक इक्वेशन सबको पता है, न्यूक्लियस के मासेस के टर्म्स में ही लिखी जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं और एटॉमिक मासेस मतलब एटम के मास के टर्म्स में लिखते हैं। ये इसके न्यूक्लियस का मास था, न्यूक्लियस का मास। तो एटम का मास तो अलग होता है ना। तो नाउ अब अप्रोच क्या है? अप्रोच है राइट equation in terms of atomic masses, atomic masses। तो बहुत आसान, देखो Q इज इक्वल्स टू ये न्यूक्लियस का मास है, तो एटम का मास x, n नहीं लगा रहा हूँ तो एटम का मास हो गया। ठीक है, एटम का मास में से z
एम ई कम करो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जेड, तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास कम हुआ तो न्यूक्लियस का मास आया। इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ मॉडिफाई करके, माइनस ये न्यूक्लियस का मास, तो वाई एटम का मास माइनस उसमें इलेक्ट्रॉन है Z+1, उनका मास कम करो तो फिर से न्यूक्लियस का मास आ गया वही घुमा के, और बाकी एम ई तो है ही। तो यहाँ से क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या आया, दिस इज एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड एम ई माइनस माइनस प्लस एम ई माइनस एम ई, बाकी सी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन तो ही है, तो जेड एम ई से जेड एम ई कट जाएगा, ये एम ई से एम ई कट जाएगा, तो एटम के मास के टर्म्स में इक्वेशन आ गई सीधी सीधी। तो अगर तुम्हें एटॉमिक मासेस दिए जाए इसका और इसका, तो सीधे उनके मासेस लगाओ, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में, दिस एनर्जी विल बी इन जूल। ठीक है, तो ये बोला जाता है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव बीटा डिके। दो तरीके की बीटा डिके हैं, तो जिसमें ये वाला माइनस में करके निकलता है तो इसको नेगेटिव बीटा डिके बोलते हैं। ये माइनस याद रखना, ठीक है, माइनस में करके अगले वाले में प्लस करके निकलेगा। ठीक है, तो ये है दिस इज नेगेटिव बीटा डिके। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जब बीटा डिके होता था तो ये वाली जो अपनी इक्वेशन बनी तो इसमें कुछ समस्या आई। समस्या क्या आई कि जब भी बीटा पार्टिकल निकल रहा था तो उसकी कैलकुलेशन की गई, उसकी एनर्जी की, उसके एंगुलर मोमेंटम की, स्पिन की, तो फिर जो फंडामेंटल लॉस थे जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो उस कहानी की थोड़ी सी बात करते जरूरी है वो। तो प्रॉब्लम विद द बीटा डिके ऐसे करके लिख लेंगे इसको ना। प्रॉब्लम विद द बीटा डिके। प्रॉब्लम विद द बीटा डिके क्या था, देखो जब भी कोई बीटा पार्टिकल निकलता था तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एनर्जी, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एनर्जी, उसमें मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का था, एंड दिस इज ई मैक्स। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन किए गए कि बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स निकलते थे। तो देखो देखा गया, देखो क्या क्या समस्याएं थी। पहली प्रॉब्लम थी एनर्जी कंजर्वेशन नॉट वैलिड। कैसे, देखो ऐसे समझते हैं कि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता था, मान लो 20 बीटा पार्टिकल निकले, ठीक है, तो कोई एक बीटा पार्टिकल निकला तो मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल जो थे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है ये, तो वो काफ़ी कम एनर्जी के निकल रहे हैं। तो ये बोला जाता था मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी कम एनर्जी के निकलते हैं। और जो न्यूक्लियस में इसमें जो चेंज आता था, न्यूक्लियस की एनर्जी में जो चेंज आता था जिससे निकलते थे, ठीक है, वो रिमेनिंग जो बचा उसमें जो चेंज आता था वो एक फिक्स अमाउंट में आता था और वो काफ़ी ज़्यादा आता था, लाइक दिस, ऐसे समझना। बिकॉज न्यूक्लियस suffers a constant energy change। एग्जाम्पल के लिए मैं मान ले रहा हूं कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, बट मोस्ट ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैज only energy
like 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी लेस। तो भाई बीटा पार्टिकल तो इतनी एनर्जी लेके निकल गया 0.1, लेकिन जो न्यूक्लियस की एनर्जी में चेंज आया वो आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो कहने का मतलब ये था कि अगर न्यूक्लियस की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई तो उतनी की उतनी एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास जानी चाहिए थी, जबकि बीटा पार्टिकल तो बड़ा कम लेके गया। तो सीधी सी बात ये थी कि इधर से इतनी एनर्जी कम हुई है, उसको उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके पास एनर्जी गई बहुत कम। मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स जो थे वो बहुत कम एनर्जी के निकलते थे। ये ग्राफ इसी चीज़ को बता रहा। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी है काफ़ी कम। तो मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स बहुत कम एनर्जी के निकलते थे। तो वो एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि अगर न्यूक्लियस की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो रही है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आनी चाहिए थी बीटा पार्टिकल की, जबकि उसकी एनर्जी कितनी थी 0.1। और मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स के साथ ही, हाँ बड़े रेयर केस में ये देखो, जबकि बहुत कम बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ये बहुत कम है यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग, तो उनके पास काफ़ी एनर्जी होती थी। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेकिन ये जो न्यूक्लियस में एनर्जी चेंज होता था वो हमेशा 10 ही होता है। 10 तो एक एग्जाम्पल लिया ना, वो मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो जाता है, उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में 10 मान लिया है, ठीक। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन में प्रॉब्लम आने लगी कि यार ये एनर्जी कंजर्वेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। तो पहली समस्या ये आई, ठीक है। पहली समस्या क्या थी? प्रॉब्लम विद द बीटा डिके, एनर्जी कंजर्वेशन नॉट वैलिड, ठीक है। द फंडामेंटल रूल ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, उसी को ये फॉलो नहीं कर रहा था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? सेकंड थी, जब भी कोई बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता था, सेकंड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन was not valid for the process। जबकि ये वो रूल हैं जो हर एक प्रोसेस फॉलो करती है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी इसने होल्ड नहीं किया। उसके साथ भी समस्या आई। कैसे आई? जब भी कोई बीटा पार्टिकल निकलता था तो न्यूक्लियस में h/2π मीन्स न्यूक्लियस ऑलवेज सफर्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/2π। या तो h/2π का एंगुलर मोमेंटम उसमें उसके एंगुलर मोमेंटम में इतना चेंज आता था, या बिल्कुल नहीं आता था, और 0, ठीक है। जबकि जो बीटा पार्टिकल होता है बट बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल हैज स्पिन हाफ h/2π, मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता था वो h/2π होता था, ठीक है। तो या तो h/2π का चेंज आए, हाफ h/2π का चेंज आए, या तो मतलब यही चेंज आए, या तो क्या यही चेंज आए। तो जो न्यूक्लियस था उसमें चेंज कितना आता था? या तो आता था h/2π या नहीं आता था। तो यहाँ पे भी समस्या हो गई कि भाई जितना एंगुलर मोमेंटम इसके पास है उतना ही एंगुलर मोमेंटम इसके पास होना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग थे, तो यहाँ समस्या आ गई। तो दो फंडामेंटल रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये था कि एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रोसेस तो हो ही रही है। अब उसको अपने फंडामेंटल रूल से एक्सप्लेन करने के लिए अपनी थ्योरी को बदलो। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी थ्योरी को बदला। अपनी थ्योरी को इन्होंने कैसे बदला? इन्होंने कहा कि भाई बीटा पार्टिकल अकेले नहीं निकलता है, बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल निकलता है, जिसका नाम होता है, जिसे बोला गया न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो टू सेटिस्फाई, देख लो क्या चल रहा है, टू सेटिस्फाई करने के लिए मानना पड़ रहा है, टू सेटिस्फाई फंडामेंटल रूल देयर वाज
न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, उसको सेटिस्फाई करने के लिए न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ली गई। क्या माना गया इसमें? इसमें बोला गया कि जब भी बीटा डिके होता है तो सब कुछ तो ठीक है कि भाई चार्ज नंबर में एक इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके साथ निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो जब निकला तो सारी चीज़ सही हो गई, तो इसलिए इसको सही मान लिया। कैसे सही हुई? दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस करके लिखते हैं, लेकिन पार्टिकल निकलता है नेगेटिव बीटा डिके में एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज में इधर लिख दूंगा। तो ऐसे समझना कि एट द टाइम ऑफ बीटा डिके वहां पे एक न्यूट्रॉन टूटता है। एट द टाइम ऑफ बीटा डिके वन न्यूट्रॉन ब्रेक्स। भाई स्टेबिलिटी के लिए ये सब करना होता है, स्टेबिलिटी हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो न्यूट्रॉन ब्रेक्स और क्या बनता है? देखो 0n1 एक न्यूट्रॉन होता है, वहां से बना एक बीटा पार्टिकल, एक प्रोटॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो। ये तो देखो 0 0 1 1। एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा जान लो। एंटी न्यूट्रिनो चार्ज 0, मास नेग्लिजिबल, काफी हद तक इलेक्ट्रॉन की तरह है, बस चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में, इस पे नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल, इसका भी, इसका स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बराबर, h/2 ½ ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, यही न्यूट्रिनो के लिए भी है न्यूट्रिनो। बस क्या है, ये ना स्पिन करते हुए निकलते हैं। अगर इसका स्पिन क्लॉकवाइज होता है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए उसका नाम, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। ये अगर क्लॉकवाइज घूमते हुए निकलता है तो ये उसका उल्टा घूमते हुए निकलता है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में ये अंतर, बाकी उसका भी चार्ज इतना ही होगा 0, मास उसका भी नेग्लिजिबल होगा, स्पिन की वैल्यू उतनी होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। तो सुन लो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कहानी सुनो ध्यान से। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल का एमिशन करते हैं। अल्फा का करते थे, कभी कभी बीटा का करें, बीटा पार्टिकल का एमिशन करते हैं। बीटा पार्टिकल के एमिशन के टाइम पे क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर आता है और साथ साथ उसी समय बनाता है एंटी न्यूट्रिनो। तो वो चाहे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस लिखो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसके साथ ये जो पार्टिकल निकलता है इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी और न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी एक जैसी, बस स्पिन अलग अलग डायरेक्शन में है, उल्टा है एक दूसरे का, इसलिए एंटी इसका नाम है। तो ये बात बनी थोड़ी यहाँ पे। इसको जब न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ले ली गई तो सारे रूल वैलिड हो गए। कैसे? देखो, अब सेटिस्फाई करा रहे हैं दोनों लॉज को, दोनों फंडामेंटल लॉज को सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो देखो, सेटिस्फाई फंडामेंटल लॉज। पहला, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिंपल। देखो, इसमें बोला गया कि जो न्यूक्लियस में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का चेंज आ रहा था,
तो इसके ही करस्पॉन्डिंग बीटा पार्टिकल में मान लो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा था, तो उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो उसमें आ जाएगा 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बीटा मान लो निकलता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर एनर्जी को शेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों की एनर्जी का सम न्यूक्लियस में जितनी एनर्जी कम होती थी उसके बराबर आ जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अकेला निकल रहा था तो समस्या थी। एंगुलर मोमेंटम, अगर न्यूक्लियस में देखा जाए तो जो न्यूक्लियस था इसमें h/2 और 0 का चेंज आता था एंगुलर मोमेंटम में, तो यहाँ से निकलता है एक अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हुए निकले, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो अगर सेम डायरेक्शन में घूमते हुए निकले, तो इनके पास कितना एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का है हाफ h/2, तो h/2 हो जाएगा। और अगर निकले अपोजिट घूमते हुए, ये इधर और ये इधर, तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज इसका आ जाएगा 0, तो बिल्कुल सही। तो अगर सेम डायरेक्शन में घूमते हुए निकलते थे तो भाई न्यूक्लियस में जो चेंज आता था h/2 का, तो वो सेटिस्फाई हो जाता था। अपोजिट घूमते हुए निकलते थे तो न्यूक्लियस में चेंज आता था 0 का, तो वो सेटिस्फाई हो जाता था, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ठीक है, अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सीधी सी बात, अगर न्यूक्लियस की एनर्जी में चेंज आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर ये 0.1 का निकलेगा तो ये 9.9 का निकलेगा, अगर ये 1 का निकलेगा तो ये 9 का निकलेगा, ये 2 का निकलेगा, दोनों मिलके उतनी एनर्जी शेयर कर लेते हैं। ठीक, एंगुलर मोमेंटम दोनों का बराबर है, सेम डायरेक्शन घूमते हुए निकलेंगे तो h/2 आ जाएगा जो आता था। अपोजिट डायरेक्शन निकलेंगे तो कभी कभी 0 आता था, वो 0 वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको एज्यूम करने के बाद, ये हाइपोथेसिस लेने के बाद, वो समस्या जो थी वो जड़ से ख़त्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और ये था अपना नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके के टाइम पे क्या हुआ था कि एक न्यूट्रॉन टूटा था। अब दूसरा होता है पॉजिटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके, तो पॉजिटिव बीटा डिके के टाइम पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव बीटा डिके ये होता है ऐसे, दिस इज ZXA, तो यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन निकलता है, वो पॉजिट्रॉन निकलेगा तो Z-1 हो जाएगा, कोई नया पार्टिकल बनेगा, प्लस यहाँ पे निकलता है एक न्यूट्रिनो, प्लस Q। ठीक है, तो अगर इसकी Q वैल्यू लिखी जाए, Q वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ Y माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c² इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो Q वैल्यू देखो, न्यूक्लियस का मास लिख रहा हूँ, एटम के मास में से कितने इलेक्ट्रॉन है, Z, कम कर दो न्यूक्लियस का मास, माइनस इसका लिख रहा हूँ न्यूक्लियस का, तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन कितने Z-1, कम कर दो न्यूक्लियस का मास और माइनस का Me तो है ही, तो इंटू c²। ठीक, अब जो कटता है काट दो, देखो -ZMe और माइनस माइनस प्लस ZMe कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस का Me माइनस का Me, तो ये इक्वेशन बनेगी ऐसे। अगर तुम एटम के मास के टर्म्स में लिखो तो ये माइनस का 2Me इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। तो बिल्कुल जो तरीका सिखाया है उस तरीके से Q वैल्यू लिखनी भी आनी चाहिए, बाई चांस Q वैल्यू पूछी जा सकती है। तो जो बेसिक इक्वेशन है पहली वाली, न्यूक्लियस के मासेस, इसके न्यूक्लियस का मास, उसमें से इन दोनों का मास कम किया, भाई इधर वाला मास ज़्यादा होता है, इन दोनों का कम, ये तो मासलेस है, एनर्जी यही। ठीक है, तो मासलेस है, इसके तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो
फिर जब एटम के टर्म्स में लिखते हैं तो जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का मास कैसे लिखा जाता है, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास कम करो, मतलब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे, बस सीधी सी बात है, इसको याद रखोगे। तो अब एट द टाइम ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके से याद रखोगे कि पॉजिटिव वाला निकलता है, इसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं, दिस इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन एक तरीके का एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, सब कुछ वैसा ही होता है, बस चार्ज इसमें प्लस में होता है। अब 1 यूनिट चार्ज उसमें माइनस होता था, इसमें 1 यूनिट चार्ज मतलब प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है, सीधी सी बात। तो और ये निकलता है इसके साथ में न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो एट द टाइम ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके, एट द टाइम ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके, एक प्रोटॉन टूटता है और बनाता है एक पॉजिट्रॉन और प्लस एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ये कहानी होती है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है अपनी तरफ से, क्यों? क्योंकि देखो इसका मास तो कम होता है, अब न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रॉन का मास तो ज़्यादा होता है, चलो इसका मास नेग्लिजिबल, लेकिन इसका भी थोड़ा सा तो होता ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होती, नेगेटिव बीटा डिके अपने आप से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इधर वाला मास होता है ज़्यादा, यहाँ इधर वाला मास कम होता है, तो ये एनर्जी दे के ये इक्वेशन कराई जाती है। तो क्यू वैल्यू भी निकाल ली, कैसे करके पॉजिटिव बीटा डिके होता है ये भी निकाल लिया, ठीक है। ये पूरा डिटेल में हमने बीटा डिके को सीखा, इतनी कहानी तुम याद रखोगे। बीटा डिके यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब बीटा डिके ख़त्म होने के बाद आता है के कैप्चर, के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये भी स्टेबिलिटी के लिए ही होता है। मतलब होता क्या है कि जब कोई, मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के आसपास ये जो है ये के शेल होती है, पहली वाली जो शेल होती है n=1 वाली, इसे के शेल बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और इसको अपनी तरफ खींचता है तो उससे क्या होता है, देखो कि एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो बना एक न्यूट्रॉन, चार्ज 0, और एक बनता है एक न्यूट्रॉन और एक बन जाता है न्यूट्रिनो, ठीक है। कुछ इस तरीके से भाई यहाँ से खींचेगा कौन, प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो नेगेटिव चार्ज खींच सकता है। तो उसने खींचा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिला, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले तो उन्होंने बना लिया न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन बनाया, न्यूट्रॉन के साथ साथ जब भी न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूट्रिनो बन जाता है, ठीक है। ये होता है के कैप्चर। अब ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। कोई भी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन के शेल में है तो अगर इसको ज़रूरत है तो ये उसको खींच लेगा फॉर द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो Q वैल्यू निकलेगी, इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, ZXA प्लस -1 E0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो अब क्या होगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। तो देखो ध्यान से, प्रोटॉन तो एक कम हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिला तो मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ ना, तो प्रोटॉन तो हो गया कम, तो प्रोटॉन कम हुए तो चार्ज नंबर डिक्रीज हो गया। तो मैं ऐसे लिखूँगा, दिस इज Z, मास नंबर में कोई कमी नहीं आई। अगर देखा जाए तो यहाँ पे Z-1 और ये Z+1, ये है प्रोटॉन का नंबर और ये है न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है। बाकी ये न्यूट्रिनो निकल जाता है, ठीक।
तो यहाँ से अगर देखें तो क्यू वैल्यू जो रिलीज होती है, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, क्यू वैल्यू कैसे लिखते हैं, क्यू वैल्यू लिखते हैं मासेस के टर्म्स में। तो मासेस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कम करो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ये y मान लो, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y इंटू सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो न्यूक्लियस के मासेस के टर्म्स में लिखते हैं। फिर क्यू वैल्यू अगर एटॉमिक मासेस के टर्म्स में, अगर एटॉमिक मासेस के टर्म्स में लिखा जाए तो मास ऑफ एक्स में से ZMe कम करो, ये एटम का मास है, प्लस Me माइनस मास ऑफ Y में से, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, तो Z-1, तो Z-1 Me इंटू सी स्क्वायर, तो कितना आया mx माइनस ZM, छोड़ो ये बार बार लिखना, सीधे लिख देते mx ZMe माइनस और माइनस प्लस ZMe कट जाएगा, प्लस का Me माइनस माइनस प्लस माइनस Me, mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। ये एटॉमिक मासेस के टर्म्स में बहुत रेयर केस में इक्वेशन पूछी जा सकती है। एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फिर बात करते हैं। फिर से देखो क्या कहानी थी। स्टेबिलिटी के लिए जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आसपास घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। के शेल का मतलब जो सबसे नज़दीक वाला होता है उसी को कर सकता है, तो उसको ही कर लेता है, इसलिए के कैप्चर भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं, ठीक। तो भाई अब प्रोटॉन से जाके इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो न्यूट्रलाइज होकर एक न्यूट्रॉन बन जाएगा, और एक न्यूट्रॉन अगर बनेगा, अगर वहाँ न्यूट्रॉन बनेगा तो उसके साथ साथ निकलता है एक न्यूट्रिनो। फिर उसके बाद बेसिक इक्वेशन ZXA प्लस -1, तो वहाँ पे भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो चार्ज नंबर 1 से कम हो जाएगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हुआ तो Z-1 माइनस न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे, एक नंबर न्यूट्रॉन का बढ़ जाएगा, तो वो मैंने पूरी इक्वेशन में लिख दिया है। बाकी न्यूट्रिनो बेसिक इक्वेशन क्यू वैल्यू किसके टर्म्स में, न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में, इस न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस Y वाले इसके न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वायर। अब एटॉमिक मास इसके टर्म्स में लिखते हैं क्यू वैल्यू, तो एटम के लिए एटम का मास, उसमें से इसके इलेक्ट्रॉन Z कम किए, इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे ही लिखो माइनस Y, एटम का मास My, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन Z-1, तो माइनस Z-1 कम कर दो, तो ये mx माइनस My, A मतलब एटम X का मास और एटम Y का मास, इनका डिफरेंस इंटू सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में तुमसे कुछ भी ये पूछा जा सकता है। के कैप्चर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। गामा डिके, और गामा डिके के बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस। तीसरा होता है गामा डिके। देखो होता क्या, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, प्रॉपर्टीज थ्योरी में वो पूरी पढ़ लेना। गामा डिके के टाइम पे क्या होता है, देखो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है, गामा जो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल के देखा तो पता चला ये कोई पार्टिकल नहीं है,
और इसका कोई चार्ज और इसका कोई मास नहीं होता है, तो इसलिए इसको फोटोन बोल दिए। ये एनर्जी होती है। बोलते हैं गामा डिके, गामा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल ऐसे बोल देते हैं वो लैंग्वेज में, लेकिन ये एनर्जी है, पार्टिकल नहीं है। तो गामा डिके क्या होता है कि अगर मान लो जैसे कोई जेड एक्स ए, ठीक है, तो यहाँ से मान लो बीटा डिके हो गया, तो बीटा डिके के टाइम पे -1 बीटा 0 निकल गया, फिर क्यू वैल्यू और z+1 y ए। तो ये ना अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अनस्टेबल होता है तो क्या होता है कि उसके साथ फिर वो गामा रे फोटोन का एमिशन करता है। तो देखो z+1 पे वो मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब होता है कि ये जैसे न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होती हैं वो एनर्जी के लेवल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक। तो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है एनर्जी को गेन करके। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जब भी अल्फा बीटा का डिके होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी के ऐसे ही लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे n=1, n=2, n=3 होता है, तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी के कुछ लेवल्स होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो जब अपने अंदर से अल्फा या बीटा का एमिशन करता है तो वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं, तो वैसे तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट की जगह वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में वो रह तो सकता नहीं ज़्यादा देर, तो फिर वहाँ से आते समय उसको वहाँ पे एक गामा रे फोटोन का एमिशन करना पड़ता है। जरूरत पड़ती है तो 2 का भी एमिशन करता है। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये z+1 y a प्लस गामा रे फोटोन, तो कहने का मतलब जो हमको बात याद रखनी है वो ये है कि जैसे न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी के लेवल्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी के लेवल्स होते हैं। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा का एमिशन करता है तो अल्फा बीटा के एमिशन के बाद वो अपने किसी हायर एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस चला जाता है। तो न्यूक्लियस को वापस ग्राउंड स्टेट में आना होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुछ एमिशन करता था, सिमिलरली न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वहाँ पे कुछ एमिशन करता है एनर्जी का। दैट एनर्जी इज कॉल्ड गामा डिके, ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो गया था, अब इसने प्यार से ये किया। कभी कभी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो एक गामा रे फोटोन एमिट करता है, फिर एक और करता है, ठीक है। तो अगर तुम और समझने के लिए बनाना चाहो तो ये एनर्जी के लेवल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस जनरली यहाँ होता है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ से यहाँ आता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो यहाँ पे गामा रे फोटोन एमिट करता है और यहाँ पे भी गामा रे फोटोन एमिट करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो उसको आना है ग्राउंड में, ठीक है, कैसे करके। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी हमको। गामा डिके के बाद हमारे लिए ज़रूरत है न्यूक्लियर रिएक्शंस की। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस, देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं समझना कि ये मान लो कुछ x है प्लस यहाँ मान लो कुछ ऐसे लिखेंगे, एक है टारगेट न्यूक्लिय प्लस प्रोजेक्टाइल, फिर प्रोडक्ट पार्टिकल, कुछ प्रोडक्ट पार्टिकल बनेगा एंड रिलीज्ड या आउटगोइंग पार्टिकल। मीन्स क्या, तो होता क्या है, जैसे 7Ne 7N14 प्लस 2He4,
इज इक्वल्स टू 8O17 प्लस 1P1। देखो ये है टारगेट न्यूक्लियर, ये है प्रोजेक्टाइल, ये है प्रोडक्ट पार्टिकल और ये है आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो मतलब जो जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो प्रोजेक्टाइल हैं वो होगा अल्फा पार्टिकल या होगा प्रोटॉन या होगा न्यूट्रॉन या होगा ड्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आउटगोइंग पार्टिकल भी ऐसे ही होंगे इन्हीं में से। मतलब किसी एक टारगेट न्यूक्लियर पे आते हुए टकराएगा कोई प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब है इनमें से कोई पार्टिकल भेज दिया जाएगा, अल्फा पार्टिकल भेज दिया, प्रोटॉन भेज दिया, न्यूट्रॉन भेज दिया, ड्यूट्रॉन भेज दिया, फिर वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा और साथ साथ कोई पार्टिकल एक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में कई बार तुमको पता क्या, इसको हटा देंगे और बोलेंगे बोलो क्या निकलेगा, तो तुमको चार्ज नंबर और मास नंबर बैलेंस करके निकालना है। तो यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं, कभी कभी पूछ ली जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्वेशन के कौन से लॉज फॉलो करती हैं। तो कंजर्वेशन की 4 लॉ फॉलो करती हैं। तो लॉज फॉलोड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज नंबर बैलेंस करोगे नीचे वाला, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक, तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इन रिएक्शंस में एक बात तो पता ही है कि भैया मास थोड़ा बहुत कम होता है तो मास कम होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मास एनर्जी मिलके बैलेंस रहेगा। ठीक, ये तो हम कई बार कर चुके हैं कि जितना मास कम होता है इधर वाले का मास ज़्यादा होता है, इधर वाले का कम होता है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो काम की बात ये है कि ये जो 4 लॉ हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इन्हीं से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर ऐसे करके पता है ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया, तो ये पूछ लेंगे क्या है, तो पता चल जाएगा भाई ये चार्ज को बैलेंस कर लो तो यहाँ 2 आएगा, मास को बैलेंस करो तो यहाँ 4 आएगा, तो 2He4 मिल जाएगा। ठीक, तो इतना तुमको समझ में आना चाहिए। तो वो चार्ज नंबर मास नंबर बैलेंस करके यहाँ का क्वेश्चन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, हर किताब में मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं 2 लॉ से कॉम हो जाएगा, बाकी ये तो लिखने वाले केवल। ठीक है, ये कई बार यूज हुआ है, तो ठीक है, कोई टारगेट न्यूक्लियर होगा उस पर प्रोजेक्टाइल आके टकराएगा, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है कभी कभी। ठीक है, कभी रिलीज होगी, कभी रिक्वायर्ड होगी। तो हम कहेंगे कि अगर देखा जाए, इफ़ अगर मान लो साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही, इफ़ Q वैल्यू ऑफ एनर्जी, अगर Q इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर Q इज़ ग्रेटर देन 0 है, हम देखो Q वैल्यू भी निकाल लें अगर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q वैल्यू कितनी आएगी। तो ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखते हैं कि अगर मान लो अगर Q वैल्यू पहले पूछ ही ली जाए, तो सबको पता है मास ऑफ इन दोनों का, तो इसको मैं कह दूं अगर ये x है, ये स्मॉल x है, ये y है और ये स्मॉल y है। ठीक है, तो मास ऑफ x न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ स्मॉल x न्यूक्लियस माइनस
मास ऑफ वाई न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ स्मॉल वाई न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर Q इज़ ग्रेटर देन 0 आया, भाई इधर वाले का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर तो यही होता है, 99% तो यही होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोअर्जिक रिएक्शन। अगर Q इज लेस देन 0 आ गया तो एंडोअर्जिक रिएक्शन। तो कोई बात नहीं भाई, ये वाला मास अक्सर ज़्यादा होता है तो 99% तो यही होगा। 1% अगर नेगेटिव आ जाए तो एंडोअर्जिक है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइप की रिएक्शन में। देख लो ध्यान से। ठीक है, तो Q वैल्यू की अपनी ये इक्वेशन थी और उससे हमने ये कर लिया। तो अक्सर Q वैल्यू की इक्वेशन पहली वाली तो अपनी किस में होती है, न्यूक्लियस के मासेस के टर्म्स में। और अगर मान लो तुम्हें एटॉमिक मासेस के टर्म्स में लिखनी है तो वो इसके बाद आ ही जाती है। तो इसमें से क्या करोगे, देखो इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम करोगे एटम के मास में से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम करोगे, ये आएंगे। और यहाँ पे 8 कम करोगे तो वो जुड़ेंगे, और यहाँ पे 1 कम करोगे तो वो, तो कहने का मतलब वहाँ से आ जाएगा। तो तुमके एटम के अगर मासेस दिए जाएं तो एटम के मासेस सीधे लगा देना, वरना Q वैल्यू न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होगी, लिखना है तो लिख लो। दिस इज मास x प्लस मास स्मॉल x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ स्मॉल y इंटू सी स्क्वायर। तो ये एटॉमिक मासेस है, ये न्यूक्लियस के मासेस हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस इधर हो गई। एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देखो 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1, ये एक तरीके से टारगेट न्यूक्लियर हो गया। इससे एक पार्टिकल टकराया तो 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस 200 MeV। तो ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो तुमको याद करना है। मास नंबर, चार्ज नंबर बैलेंस करके देख लो। चार्ज नंबर 92, 56 और 36, 92 वो तो न्यूट्रॉन है, तो वहाँ तो चार्ज नंबर है नहीं। 236 141 और 3 न्यूट्रॉन, तो 3 ये और 3 और 2 5 और 1 6, 236। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल में याद करना है कि यूरेनियम 235 पे आके एक न्यूट्रॉन टकराता है तो ये टूटते हैं। इनसे तो कोई खास लेना देना नहीं है। 3 न्यूट्रॉन काम के और ये एनर्जी रिलीज होती है, ये काम की है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, देखो जनरली इसका यूज़ करते हैं। अगर हम अच्छे से यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, पावर प्लांट में पावर और जनरेट करते हैं। और गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इससे एक जो है एटम बॉम्ब बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें भी चेन रिएक्शन होती है और मल्टीपल एनर्जी रिलीज होती है। हर एक रिएक्शन में 200 MeV एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो ये कैसे बनती है। मान लो ये यूरेनियम 235 है, इस पे आके टकराया एक न्यूट्रॉन, तो इससे रिलीज हुए 3, ये काम के हैं। ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अब यूरेनियम के और एटम रखे हुए,
ठीक है। तो ये 3 न्यूट्रॉन जो रिलीज़ हुए, इन्होंने आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिए, ये जो तीन न्यूट्रॉन थे। अब यहाँ पे फिर 3 निकलेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके। तो आगे फर्दर यूरेनियम के एटम्स मिलेंगे इनको और उनसे टकराएंगे। तो जहाँ जहाँ टकराएंगे, देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, 200 MeV। यहाँ एनर्जी दूसरी बार में तीनों ने, तो 200 × 3। यहाँ कितनी होगी तीसरी बार में, क्योंकि 200 × 9, कितनी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड चेन रिएक्शन। कि चेन रिएक्शन में क्या है कि जो भी नए जो न्यूट्रॉन वहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब देखो, बिना न्यूट्रॉन के ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो हमको केवल ज़रूरत पड़ी एक न्यूट्रॉन की, हमने एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया और एक न्यूट्रॉन ने इतने सारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए और उन सारे न्यूट्रॉन ने अपनी अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन पकड़ ली। तो अगर मान लो एक ने 50 क्रिएट कर दी तो 50 रिएक्शन होने लगी, फिर 50 ने 500 क्रिएट कर दिए, तो ऐसे करके रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल विद चेन रिएक्शन याद रखो। इस चेन रिएक्शन को मैंने बताया 2 तरीके से यूज़ करते हैं। अगर अच्छे से यूज़ करेंगे इसको, अगर अच्छे से यूज़ करते हैं इसको, तब तो इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, मतलब पावर ओवर जनरेट करते हैं, शिप को ड्राइव करते हैं, मतलब कोई बड़े मोटर, बड़े टरबाइन को घुमाने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको अच्छे से भी यूज़ कर सकते हैं और गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एटम बम बनाया गया। सबके पास एटम बम आजकल, और सब एटम बम की धमकी देते रहते हैं कि मैं एटम बम गिरा दूंगा, और सब ने बना लिया है। तो ये उसका गलत प्रयोग है। तो बना के रखा है अभी तक, तो अमेरिका के अलावा किसी ने यूज नहीं किया था। बहुत पहले से बना लिया था अमेरिका ने, 1942 वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज़ किया था। तो मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बताने जा रहा हूँ, जो इसका अच्छा है वही बताऊँगा। एटम बम के बारे में कोई फ़ायदा नहीं बताने से। तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, देखो एक ये सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस का, इस रिएक्टर का सेंट्रल पार्ट है, और इसमें यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बार ऑफ यूरेनियम्स रख देते हैं। देखो अभी मैं तुमको बताऊं, यूरेनियम बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, थोड़ा सा भी, और ये बहुत कॉस्टली है। इंडिया में तो पाया भी नहीं जाता है, बाहर पाया जाता है। बाहर फ्रांस से, अमेरिका से इनसे डील की जाती है इसकी, यूरेनियम की, ठीक है, कि यूरेनियम हमको मिल जाए किसी भी तरीके से। और उस यूरेनियम का जैसे फ्यूल है एक तरीके का, जैसे अपने यहाँ डीजल पेट्रोल होते हैं, ठीक है, ये गैसेस होती हैं, फ्यूल हैं। तो यूरेनियम एक तरीके का फ्यूल है, इसके अंदर एनर्जी है। जैसे कोयला है, कोयला एक फ्यूल है, उसके अंदर एनर्जी है, अगर उसको बर्न करेंगे तो हमको एनर्जी मिलती है। तो आगे आने वाले टाइम में, आजकल क्या, कोयला तो बहुत पहले से यूज हो रहा है। कोयला तुम लोगों को याद होगा कि अगर 1975 में मूवी आई थी शोले, उसमें देखा था कि कोयले से ट्रेन चल रही थी, वहाँ पे धर्मेंद्र लगातार कोयले को उसमें डाल रहा था, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी। तो कहने मतलब कोयला तो बहुत पहले से यूज हो रहा है। अब कोई चीज़ ज़्यादा यूज होती है, ज़्यादा दिन तक तो ख़त्म भी हो जाती है, कभी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो जब कभी ख़त्म हो जाएगी तो फिर उससे जुड़ा हुआ काम तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही समझदारी रखते हैं कि किसी दूसरे वाले उस पर डिपेंड हो जाओ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसी पे ज़िंदगी भर इसी के चक्कर में लगे रहो। तो वो समझदार लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो अल्टरनेट ऑप्शन यूरेनियम एक अच्छा ऑप्शन चल रहा है आजकल, तो लोगों ने यूरेनियम ऑप्शन ढूंढ रखा है। ये क्या करता है, जैसे कोयला होता है कितना काला होता है
और अगर तुमने कभी कोयले के आसपास गए हो, किसी थर्मल प्लांट के आसपास, तो इतनी राख और इतनी गंदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा। जबकि यूरेनियम प्लांट कहीं पे होता है तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, चुपचाप एकदम। कहीं पे थर्मल प्लांट होता है तो उसके आसपास 20 किलोमीटर दूर तक वहाँ की ज़मीन काली मिलती है, इतनी राख उड़ती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ करेंगे। और देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया है। ये देखो कंक्रीट की वॉल है, क्योंकि ये कोयला देखो खतरनाक नहीं, गंदगी ज़रूर फैलाता है लेकिन ये खतरनाक बहुत है, तो इसमें सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है। अगर सेफ्टी नहीं रखी तो इसके हल्के से भी इसके कांटेक्ट में आने पे कैंसर वैंसर बहुत ख़तरनाक वाली बीमारियां होती हैं। और अगर ये लीकेज वीकेज हो गया तो कोयला लीक होता है, कोयला तो इधर उधर पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, बस गंदगी करता है वो, किसी की जान नहीं लेता वो, ये तो मिनटों में जान ले लेता है। तो देखो इसमें नेसेसरी पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इसको बहुत मोटी 8 से 10 मीटर मोटी थिक वॉल से कवर किया जाता है। ये कोर पार्ट है, दिस इज सीमेंटेड वॉल 10 मीटर, 10 मीटर मोटी, चारों तरफ से उसमें बंद कर देते हैं। उसमें यूरेनियम, ये फ्यूल है, दिस इज फ्यूल रॉड। ये 3 रॉड जो मैंने ऐसे बनाई है शेडेड, ये फ्यूल रॉड है। यूरेनियम 235, ठीक। ये कंट्रोल रॉड है, ये जो ऐसे करके बीच में आ गई, ये कंट्रोल रॉड है। यहाँ से ये देखो क्या क्या है, सुनो। ये इनर चैम्बर है, यहाँ से दिस इज द बाउंड्री ऑफ इनर चैम्बर, ये वाली लाइन इनर चैम्बर बाउंड्री, ठीक। इनर चैम्बर की बाउंड्री ये है, ये इसके अंदर ये पूरा इनर चैम्बर, इसमें ये यूरेनियम रॉड और कंट्रोल रॉड है बस। ये इसके चारों तरफ ये जो है ये लिक्विड सोडियम है। और ये क्या करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन इसी में तो होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है पर रिएक्शन 200 MeV। तो पर रिएक्शन 200 MeV अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ये लिक्विड सोडियम जो है वो हीट को बहुत अच्छे से कैरी कर लेता है, और ये हीट को कैरी करके यहाँ पहुँच जाता है। ये जो चैम्बर है जहाँ से ये पाइपलाइन ऐसे घूम के आ रही है, इस चैम्बर को बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। दिस इज हीट एक्सचेंजर, ठीक है। ये है लिक्विड सोडियम जो इस पाइप में फिल हो रहा है, लिक्विड सोडियम लॉन्ग टाइम तक ये हीट को अपने अंदर कंटेन कर सकता है बिना रिलीज किए हुए, ठीक है। जैसे पानी होता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर सोडियम, लिक्विड सोडियम, उसको हीट अप कर दो तो बहुत टाइम तक के लिए वो अपने अंदर कलेक्ट किए रहता है उस हीट को। ये इसमें वाटर है, और ये फिर ये जो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि यहाँ से ये पाइप से ऐसे होते हुए निकलेगा इसके अंदर से, तो ये ठंडा पानी होगा तो इस ठंडे पानी को अपनी हीट दे देगा, और फिर यहाँ से बनेगी स्टीम, और ये स्टीम यहाँ से आके गिरेगी, दिस इज स्टीम। और यहाँ पे है वाटर, और ये पंप है, दिस इज पंप।
अच्छे से सोडियम की सप्लाई इधर मेंटेन करने को या इसमें पानी मेंटेन करने को ये पंप लगा रखे हैं। यहाँ से ये टरबाइन है, टरबाइन पे गिरता है, फिर टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर उससे कनेक्टेड होता है। तो तुम एसी जनरेटर पढ़ ही चुके हो, तो उसमें क्या होता है कि जो इनर पार्ट होता है उसको रोटेट कराना होता है, तो उसको रोटेट कराने के लिए ये स्टीम आएगी हाई प्रेशर की, इस टरबाइन पे गिरेगी और टरबाइन ऐसे घूमेगी और टरबाइन से उसकी शाफ्ट जुड़ी होगी, वो भी घूमेगी, उसी शाफ्ट से जुड़ा हुआ जो अल्टरनेटर एसी जनरेटर उसका इंटरनल पार्ट मीन्स आर्मेचर, और आर्मेचर घूमेगा। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर घूमता है तो उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, क्लोज लूप है तो करंट फ्लो होता है, तो आगे ये वायर के थ्रू ये एसी ट्रांसमिट कर दी जाएगी। तो ये एसी का जनरेशन हुआ। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। ज़रूरी बातें मैं लिख देता हूँ। यूरेनियम 235 इज यूज्ड, यहाँ पे यूरेनियम 235 यूज़ करेंगे। इन नेचुरल यूरेनियम 99.3% यूरेनियम 238 होता है, 0.7% यूरेनियम 235 होता है। ठीक, अब यूरेनियम 235 क्यों चूज़ करते हैं? यूरेनियम 235 में आसानी से रिएक्शन होती है, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी ये वाली 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इज इक्वल्स टू ये क्रिप्टॉन वाली प्लस 30N1 वाली, ये वाली। तो यूरेनियम 235 पे जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो आसानी से रिएक्शन हो जाती है, जबकि यूरेनियम 238 को चूज़ करो तो दिक्कत आती है, वो रिएक्शन होती नहीं। तो आसानी से, मतलब कम एनर्जी का। तो होता क्या है, एक होता है न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं के। न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर के क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ जगह कम है, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, यहाँ लिखते हैं न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। इसका क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लॉस्ट। अगर k इज इक्वल्स टू 1, k इज ग्रेटर देन 1, k इज लेस देन 1, कांस्टेंट रेट ऑफ इक्वेशन, एक्सीलरेटेड रिएक्शन, कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन लिखो ना, रिएक्शन, एक्सीलरेटेड रिएक्शन। और तीसरा है रिटार्डेड रिएक्शन। अब सुन लो ये सब कहानी क्या है। देखो, पहली बात यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। ठीक, ये जो कंट्रोल रॉड है, होता क्या है कि जब इसके अंदर मान लो ये न्यूट्रॉन छोड़ दिया जाता है, एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया, एक ही छोड़ा, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, छोड़ दिया, तो वो टकराएगा यूरेनियम एटम से, यूरेनियम एटम से टकराएगा तो रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, अब 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर वो 3 आगे करेंगे, फिर 3 और 3 को बनाएंगे, तो फिर 9 बनेंगे, तो फिर ऐसे रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो एक टाइम पे जाके अनलिमिटेड हो जाएंगे अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल रॉड्स डाल दी जाती हैं। कंट्रोल रॉड बनी होती है बोरॉन और कैडमियम की, बोरॉन या फिर कैडमियम की। ठीक, तो बोरॉन और कैडमियम की बनी होती हैं, तो उनको ज़्यादा इंसर्ट करा देते हैं, तो वो मोर एंड मोर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि अगर हमको 5000 चाहिए तो 1 से 5000 जब पहुंच जाएंगे
तो फिर 5000 से जैसे बढ़ना शुरू करेंगे तो हम उनको ज़्यादा डिप कर देंगे, तो वो ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू कर देंगी, तो पता चला 5000 से अब कम हो गए। तो ये न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर उसमें काम आता है कि कितने न्यूट्रॉन बन रहे हैं और कितने लॉस हो रहे हैं। लॉस कैसे होंगे, लॉस करेंगे ये कंट्रोल रॉड्स उनको कलेक्ट कर लेंगी, ठीक है। तो ये उनको लेके निकल जाएंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक। तो अगर जितने बन रहे हैं उतने ही ख़त्म हो रहे हैं, मतलब हमने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन छोड़ा, एक के बाद हमको 5000 तक पहुंचाना था, तो 5000 तक पहुंचाने कंट्रोल रॉड को बाहर कर लिया था, तो रिएक्शन रेट बढ़ता गया। जब 5000 पहुंच गए तो हमने कहा यार अब तो बढ़ता जाएगा, अब इनको इंसर्ट करो। तो 5000 जो हैं वो ज़्यादा को बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको ये लॉस कर लेंगे, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मेंटेन हो जाएगा कि 5000 हमेशा लॉस हो रहे हैं, 5000 क्रिएट हो रहे हैं, तो 5000 मेंटेन है, ठीक। तो अगर K = 1 है, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने लॉस हो रहे हैं, तो कांस्टेंट रेट से रिएक्शन हो रही है। अगर K = कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कंट्रोल रॉड को ज़्यादा इंसर्ट करा दिया, तो उन्हें ज़्यादा लॉस कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, फिर हम क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ा बाहर निकालेंगे थोड़ा, तो पता चलेगा अब प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहे हैं। तो फिर हम धीरे धीरे, मान लो 5000 चाहिए थे, 3000 हो गए कम हो के, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, 5000 हो जाएंगे, फिर हम मेंटेन कर लेंगे। और कभी कभी का मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, अब 5000 से 7000 हो गए, तो उसमें तो वो बात समझ में आ रही कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो फिर एक्सेलरेटेड रिएक्शन कहलाएगी। K1 है, K <= है, तो वो समझ लो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर। यूरेनियम 235 बहुत कम होता है, लेकिन रिएक्शन को ये करवा सकता है, इसीलिए इसकी परसेंटेज बहुत कम होने के बावजूद भी इसका यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235 का, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम में इसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो ये हुआ। अब यहाँ आओ, जो कंट्रोल रॉड होती है, इनके अलावा भी रॉड होती हैं, ऐसा नहीं कि खाली छोटा मोटा सिस्टम है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया ना तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, सब सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो उसके बाईपास एक्स्ट्रा भी रखते हैं। सेफ्टी रॉड्स होती हैं ऐसे ही, इन्हीं की बनी हुई बोरॉन कैडमियम सेफ्टी रॉड, अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता तो उनको एंटर करा देते हैं, क्योंकि अगर एक बार रिएक्शन का रेट बढ़ गया तो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बैकअप प्लान रखे होते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी रॉड्स होती हैं, सेफ्टी रॉड्स को अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सेफ्टी रॉड्स को ही एंटर कराओ, तो सब मिलकर बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर लेती हैं, ठीक है। तो वैसे उनको दूर रखते हैं, इन्हीं से सब काम हो जाता है। इमरजेंसी के केस में उनको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला जो है ये इनर चैम्बर हो गया। अब इसके चारों तरफ ये लिक्विड सोडियम है, और इसमें ना D2O भर देते हैं इनर चैम्बर में। दिस इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का काम क्या होता है, हैवी वाटर जो होता है, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनके पास थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए इनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं उनको, जो कम एनर्जी के होते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स मतलब ज़्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन निकले। अब हमें तो कम एनर्जी की चाहिए, हमें अपनी रिएक्शन की डिमांड को सेटिस्फाई करना है ना। तो पता चला कि हमारी रिएक्शन चाहिए न्यूट्रॉन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, और वो जो बन के आए वो आए 15 के, तो हमको एनर्जी डिक्रीज़ करनी पड़ी। तो इसलिए वो मॉडरेटर बोलते हैं, जो D2O यूज़ करते हैं, जो इनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स बनाता है। थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं जो धीरे धीरे मूव करते हैं, जो अपनी रिएक्शन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स बनाने के लिए, मतलब उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए D2O का यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर। तो वो चलता रहता है। लिक्विड सोडियम का तो पता ही है, हीट एक्सचेंजर में सारी हीट यहाँ पानी के पास आएगी, स्टीम बनेगी, इस पर टकराएगा, कलेक्ट कर लेंगे। ये नीचे कंडेंसर रहता है, तो ये स्टीम इस पर गिरेगी, ठंडी होकर पानी बन के वापस आ जाएगी, इससे पानी फिर पहुँच जाएगा और स्टीम बनती रहेगी और पूरा लूप चलता रहेगा और AC बनती रहेगी। ये पूरी कहानी है। दिस इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। यहाँ तक कर लो। अब बचा है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आगे देखेंगे, ठीक है। ओके बाय।